बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अगर आप न्यूजीलैंड मूव होते हैं तो आने से पहले आपको क्या कौन कौन से ऐसे काम जो हैं वो करके आने हैं, जो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड आ गए हैं, यहाँ पे लैंड कर लिया आपने, उसके बाद के अगले जो काम हैं जो आपने करने हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हम किसी भी कंट्री में मूव होते हैं, तो जैसा कि ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो हमें जो है वो कैश की जो है वो लाजमी ज़रूरत पड़ती है। हम लाजमी अपने साथ जो है वो कैश लेके जाते हैं यूएस डॉलर की शेप में, क्योंकि मतलब कि यूएस डॉलर एक ऐसी जो है वो करेंसी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो चलती है। अगर इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जब मैं ट्रैवल करने वाला था तो मैंने वहाँ से जो मनी एक्सचेंजर है उससे मैंने पूछा था कि आप मुझे न्यूजीलैंड डॉलर्स यहाँ पे दे दें। तो उसने मुझे कहा था कि न्यूजीलैंड डॉलर्स तो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो यूएस डॉलर जो है वो, तो मैंने यूएस डॉलर में वहाँ से उनसे जो है वो करेंसी कन्वर्ट करवाई थी। तो जब मैं साथ यहाँ पे लेके आया था, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कितनी कैश लेके आनी है। तो आप अगर न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं या किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको कैश की जो है वो काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वहाँ से आप अपने साथ इतनी कैश लेके आएँ कि यहाँ पे आप तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। एक डेढ़ महीना तब बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद जो है वो अगर आप यहाँ पे आपको जॉब वगैरह जो है वो मिल जाती है पार्ट टाइम, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो कैश है ये आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप न्यूजीलैंड आते हैं, क्योंकि आपको आते ही यहाँ पे जो है वो जो रेंट है घर का वो देना होगा। उसके बाद ग्रॉसरीज वगैरह, या ज़ाहिर है जो आपको अगर अदर चीज़ें जैसे आप डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं वो भी आपको चाहिए होंगी, तो क्योंकि बैंक अकाउंट तो आपका होगा नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे कैश की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप अपने साथ इतनी कैश लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड में आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे जो घरों का रेंट वगैरह होता है या किसी भी रूम में आपने रहना है जाके, तो उनका जो रेंट है तो वो तकरीबन वीकली यहाँ पे करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और एक रूम रेंट करते हैं तो उसका आपको थोड़ा बहुत एडवांस भी देना पड़ता है, जिसे मतलब जैसे आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आपने एडवांस पे किया, और जब आप जाने लगे हैं वहाँ से वो रूम छोड़ के, तो आपको वो जो ओनर होता है या वो जो मालिक होता है घर का, तो वो आपको वहाँ से वो पैसे रिटर्न कर देता है, वो आपसे जितना भी एडवांस उसने लिया होता है। या फिर इस तरह होता है कि वो 2 वीक्स का या 1 वीक्स का टाइम जो है अगर आप उसे पे नहीं करते तो वो उसी में से डिडक्ट कर लेता है। तो ये होता है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको तकरीबन 2 वीक्स का या 3 वीक्स का जो है वो पे पहले उसको एडवांस यहाँ पे देना पड़ेगा। वो उसके साथ जो है वो वीकली 1 वीक का जो है वो रेंट आपको देना पड़ेगा। अराउंड अगर आपका रेंट है यहाँ पे $100, $150 या फिर $200, तो फिर आप उसका 2 माह का लगा लें। अगर 200 है तो 400 2 वीक्स का वो हो गया। उसके बाद हो गया जी आपका 200 प्लस, मतलब एक नेक्स्ट वीक का, तो ये हो गया जी $600। तो ये है कि ये चीज़ें आपने वो पे करनी होंगी। उसके बाद जो है जी सिम कार्ड की बात करें तो सिम कार्ड जो है वो काफ़ी जो है वो यहाँ पे मॉल से, किसी भी मॉल से आप पैक एंड सेफ लगा लें, काउंटडाउन लगा लें, वेयर हाउस लगा लें, और भी काफ़ी मॉल हैं, वहाँ से ईज़िली आपको $2 या $3 में ईज़िली जो है वो सिम कार्ड मिल जाती हैं। सिम कार्ड यहाँ पे प्रोवाइडर हैं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है जी 1NZ। तो उसके बाद है जी यहाँ पे स्किनी है, उसके बाद है ये वोडाफोन भी यहाँ पे चलती है, उसके बाद यहाँ पे 2 डिग्री भी है, लेकिन मेरे पास 1NZ है। तो ये है कि वहाँ से अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप अगर जो ही एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पे उनकी जो है वो छोटी छोटी एक काउंटर्स बने होते हैं वहाँ पे सिम्स के लिए। तो वहाँ पे आप वहाँ से अगर सिम ले लें, वहाँ पे उसके साथ ही आपकी यहाँ पे जो सिम है उसी टाइम एक्टिव हो जाती है। जस्ट आपको या फिर उनके टोल फ्री पे कॉल करनी होती है, या फिर एक पासवर्ड जो होता है वो आपने लगाना होता है। तो उसी के साथ जो है वो अगली चीज़ आती है जी, आपको यहाँ पे डेटा तो ज़ाहिर है आपको चाहिए होगा, तो जो आपका इंटरनेट पैकेज है वो वहीं पे आप उसी टाइम ही उसे करवा लें अपने यूज़ के मुताबिक, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं। उनके पास मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह भी होते हैं, स्टूडेंट के लिए अलग पैकेज होते हैं, वीकली चेंज होते रहते हैं पैकेज, वो आप तक है, वो आप जितना भी यूज़ आप करते हैं इंटरनेट, तो वो आप उतना पैकेज वगैरह जो है वो वहाँ से करवा लें। तो उसके बाद जो अगली चीज़ आती है जी वो ये है कि
आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होता है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, अपने घर में आ जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपके पास एक एड्रेस आपको मिलेगा जिस घर में आप यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जो ही आप अपने जो है वो ओनर के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि आप यहाँ पे उसके घर में रहेंगे, तो वो उसका एड्रेस आपको दिया जाएगा। तो वो आप लेके उसके बाद अपना एक पासपोर्ट वगैरह जो है वो आपका वो लेके जाके बाज़ औक़ात जो है वो बाज़ बैंक जो है वो बैंक अपना वीज़ा की कंडीशंस भी पूछते हैं कि आपके पास कौन सा वीज़ा है, लेकिन बाज़ बैंक तो नहीं पूछते। मोस्टली जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो पासपोर्ट वगैरह ही देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हैं यहाँ पे, ANZ हो गया, BNZ हो गया, ASB हो गया, कीवीज़ का एक हो गया, और भी काफ़ी बैंक है, मुझे उनके नाम वगैरह जो है वो नहीं आते, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो ASB में मैंने खुलवाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा बैंक है। BNZ भी मैंने सुना है काफ़ी अच्छी उसकी जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह, और काफ़ी अच्छा जो है वो सिस्टम है उसका बैंकिंग का। तो यहाँ पे आपने अकाउंट वगैरह जो है वो आपका खुल जाएगा, और बेसिक आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप जाएंगे अगर बैंक में, ऑनलाइन भी खुल जाता है, लेकिन जो है वो आप यहाँ पे बैंक में जाएंगे, अपना पासपोर्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें डिटेल्स उनको जो उन्होंने रिक्वायरमेंट उनकी होगी वो आप उनकी पूरी करेंगे, तो आपका बैंक जो है वो अकाउंट जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो हफ्ता या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लगे 3-4 दिन बाद आपका जो है वो कार्ड आपके एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि IRD क्या है जी, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आके रहते हैं तो IRD जो है वो आपको लाजमी जो है वो करवानी पड़ती है, क्योंकि IRD के बगैर जो है वो आप यहाँ पे जॉब वगैरह नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसके घर की सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं, आप जिस जगह काम कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं उसमें आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनमें होती हैं। IRD के बगैर जो है वो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। वो होता है मेरे ख्याल से 7-8 डिजिट का एक नंबर होता है, वो आपको यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। मोस्टली जो है वो जो 1-2 दिन में आ जाता है, तो वो मैंने तो ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो मेरा तो एक दिन मैंने अप्लाई किया तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ईमेल कर दी थी, तो मेरे पास वो IRD है। क्योंकि IRD जब भी आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको शो करवाना पड़ेगा अपना IRD, उसके बगैर आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि अगर आपका वीज़ा लग गया है, इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं या पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि वहाँ पे आप वेट करने की बजाय यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे रहें। लेट्स सपोज किसी भी सिटी में जाते हैं आप, ऑकलैंड में जाते हैं, मिल्टन में जाते हैं, वेलिंगटन में जाते हैं, यहाँ पे क्राइस्टचर्च वगैरह पे ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे इनकी हैमिल्टन में हैं, ऑकलैंड में हैं और वेलिंगटन साइड में हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पे मूव हो जाएं, क्योंकि जो ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आते ही थोड़े सा है वो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि नया कंट्री है, नई जगह है, तो यहाँ पे एडजस्ट होने में तकरीबन आपको 1 हफ़्ता जो है वो लग जाएगा, इससे भी ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 1 हफ़्ता हर बंदे को लगता है। मुझे भी इतना ही लगा था, क्योंकि आपकी जो है वो अवेयरनेस नहीं होती बाहर जाने का, आने का, थोड़ा सा मतलब कौन सी जगह पे मार्ट हैं, कौन सी जगह पे मतलब हर जगह आपने घूम के खुद चेक करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने यहाँ पे जॉब वगैरह भी जो है वो करनी होगी। तो इस दौरान जब आप पहले आते हैं तो आपको काफ़ी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एक तो आप जॉब वगैरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं ईज़िली। दूसरी ये है ये कि आप इस एरिया के जिस एरिया में भी आप जाते हैं उसके आप थोड़ा बहुत आपके पास अवेयरनेस होती है कि यार कौन सी जगह पे आपने मतलब कि मार्ट कहाँ हैं। ज़ाहिर है डेली बेसिस पे जो है वो चीज़ें तो हमें ज़रूरत पड़ती हैं, तो उसकी सारी अवेयरनेस तो है जो आपके पास आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो डिस्कस की हैं। आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक कमेंट और आपकी एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर कीजिए कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए अगला जो टॉपिक है वो किसके बारे में बनाऊं। तो इसी के साथ खुरम के साथ को इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।